फेमस स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज मैं आपको सुनाती हूँ उपेंद्र नाथ अष्ट की मशहूर कहानी सैलाब। सर गरूर बुलंद करके साहिल ने समुंदर से कहा, मेरी शान ही से तेरी शान है। समुंदर ने पुरशोर कहकहा लगाया और किनारे को बहा दिया। पंडित राधे श्याम एक रुज़ात पसंद अखबार के एडिटर और मालिक थे। उनका ज़मीर इस पजमुर्दा चिंगारी की तरह था जो खुशामद और चापलूसी की मनोराग के नीचे दब गई हो। कौमी तहरीक से वो दूर भागते थे। तरक्की पसंद अंजुमनों की कमज़ोरियों को बेनकाब करके उन्हें कोसना उनका रोज़ का मामूल था और उनकी उस खिदमत के इवज़ उन्हें सरकारी इश्तिहारात मिलते थे। अगरचे उनके अखबार की इशाअत चंदा हौसला अफजा न थी। उस वक्त जब सूबा भर के अखबारात कौमी तहरीक की हिमायत कर रहे थे, नौजवानों की कुर्बानियों पर उनकी हौसला अफजाई कर रहे थे, नमक के कानून को तोड़ने की तलकीन करते हुए उसके पर्दे में वो देर से सोई हुई कौमी तहरीक की बेदारी के ख्वाब देख रहे थे। उनके दिन रात तहरीक की मुखालफत करने में सर्फ हो रहे थे। वो तहरीक के खिलाफ लिखते थे, उसके मुहर्रिकों का मजाक उड़ाते थे और कहते थे, कौम की ताकत और वक्त एक निहायत फजूल और बेमानी तहरीक के लिए सर्फ किए जा रहे हैं। मुल्क में बीसियों किस्म के टैक्स वसूल किए जा रहे हैं। नमक का टैक्स कोई बड़ा भारी टैक्स नहीं, अगर उसे मनसूख भी कर दिया गया तो इससे कोई खास फ़ायदा नहीं पहुँचेगा। 60,000, सिर्फ 60,000, हालांकि लाखों रुपया ऐशो इशरत में सर्फ हो रहा है। लेकिन जब उन्हें कोई बताता कि नमक की टैक्स का बार मुफलिस लोगों पर ज़्यादा पड़ता है और गरीबों के लिए 60,000 रुपया 60 लाख के बराबर है, तो वो एक फीकी हंसी हंसकर बेजारी से सिर हिला देते। वो सिर्फ नमक की तहरीक के ख़िलाफ़ हों ये बात न थी, वो हर तरक्की पसंद तहरीक के ख़िलाफ़ थे। वो उन क़दामत पसंद लोगों में से थे जो ब्रिटिश राज को हिंदुस्तान के लिए रहमत तस्वुर करते हैं और सोचा करते हैं कि अगर ये राज ना रहा तो हिंदुस्तान में फिर अवतरी का दौरा हो जाएगा। सूबा भर के अखबार और रिसाले उनका मजाक उड़ाया करते, अपने गपशप के कालमों में से उस पर फब्दियाँ कसा करते। अंग्रेज़ी दानों में वो यस मैन और उर्दू वालों में जी हुजूरिया के नाम से मशहूर थे। लेकिन उन्हें इस बात की शर्म न थी, बल्कि सरकार की खुशनुदी हासिल करने में, इश्तिहारात लेने में उनके हमअसरों के दिए हुए यही खताबात उनके काम आते थे। और सितम ज़रीफ़ी ये कि उनके अखबार का नाम रहबर था। कांग्रेस की तरफ से शहर में नमक के कानून को तोड़ने का ऐलान कर दिया गया था। एक अजीमुशान जुलूस की तैयारियां हो रही थीं। प्रोग्राम मुरत्तिब हो चुका था। इतवार का दिन था और अखबारों में चूंकि छुट्टी थी, इसलिए हर अखबार ने अपने ज़मीनी निकालने का इंतज़ाम कर रखा था और लोग बड़ी बेताबी से उनका इंतज़ार कर रहे थे ताकि सही प्रोग्राम से रोशनास हो सकें। कमला भी घर के काम काज से फारिग होकर अखबार की मुंतज़िर थी। वो पंडित राधे श्याम की आज़ाद ख्याल बीवी थी। वो उसे हमेशा रहबर ही पढ़ने के लिए देते थे। वो दफ्तर में चाहे कितने अखबार मंगाए, लेकिन घर उनमें से एक को भी न जाने देते थे। और कमला हमेशा चाहा करती थी कि वो तस्वीर का दूसरा रुख भी देखे। अपनी सहेलियों से जो वो सुनती थी, अगरचे उसका एक लफ्ज़ भी अपने खावंद के सामने ज़बान से न निकलने देती थी, लेकिन वो चाहती थी कि उसके खावंद ये सब चापलूसी छोड़ दें। खुशामद की सारी से खुददारी की आधी बली, लेकिन अपने खावंद के मुँह पर उसने कभी कुछ न कहा था। चपरासी आकर रहबर का ज़मीमा फेंक गया। इस दो वर्ग के अखबार में भी उन्होंने इस तहरीक के खिलाफ एक छोटा सा लीड लिख रखा था। रंज और गुस्से के मारे कमला ने अखबार के पुर्जे पुर्जे कर दिए और उन्हें कोने में फेंक कर कोच में धंस गई। तब इसके खावंद रहबर के कदामत पसंद एडिटर श्री राधे श्याम कमरे में दाखिल हुए। फटे हुए अखबार के पुर्जों को देखकर उन्होंने ज़रा तीखे लहजे में कहा, ये क्या बेहुदगी है। कमला चप कोच पर बैठी थी। उन्होंने फिर गरज कर कहा, ये क्या बेहुदगी है। कमला आगे चुप रही। उसने सिर्फ एक बार अपने खावंद की तरफ आंख उठा कर देखा। बरस पड़ने को तैयार बादल की तरह उसकी आंखें भरी हुई थीं। राधे श्याम आहिस्ता से उसके पास कोच पर बैठ गए। उन्होंने कहा, देख कमला, मैं सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे ये सब झगड़ा बिल्कुल नापसंद है। बाहर ही मेरी कम मुखालिफत नहीं होती जो घर में इसकी ज़रूरत बाकी रह जाए। आप मुखालिफत की वजह क्यों पैदा करते हैं। पंडित राधे श्याम ने फिर जोश से कहा, मैं हर फजूल तहरीक की तकलीद नहीं कर सकता। मैं ना आम लोगों की तरह दिमाग से आ रही हूँ कि जो कोई कहे उसे मानकर अंधाधुंध उसकी तकलीद करूँ। न मैं बेकार हूँ कि कुछ करते रहने के लिए हर तहरीक का फ़ायदा उठाने की कोशिश करूँ।
और ना मुझे शोहरत की तमन्ना है कि अवाम को गलत रास्ते पर लगाकर अपनी लीडरी कायम रखूं। कमला ने चीख कर कहा, आप देश का कुछ फायदा नहीं कर सकते तो देशभक्तों को गालियां तो ना दें। अपनी खुदगर्जी को छुपाने के लिए कोई दूसरा बहाना आपके पास नहीं क्या? और साड़ी के दामन में मुंह छिपाकर वो रोने लगी। राधे श्याम हंसे। खुदगर्जी ज़ेरे लब उन्होंने कहा और फिर बोले, सादा लौह अवाम को छोड़कर कौन गरजमंद नहीं, सब अपनी अपनी गरज के लिए तहरीकों का फ़ायदा उठाते हैं। किसी को इज्जत की तमन्ना है, किसी को शोहरत की, किसी को काम की ख्वाहिश है, किसी को नाम की। मुझे इनमें से किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, फिर मैं क्यों मुफ्त में अवाम को धोखा दूँ? जो मुनासिब समझता हूँ लिखता हूँ। कमला अब कुछ भी ना कहना चाहती थी लेकिन रुक न सकी। उसने कहा, यूँ क्यों नहीं कहते कि ऐशो आराम आपको इतना प्यारा है? ये बड़े बड़े कमरे, ये कुर्सियाँ, मेज़, ये काउच, ये कीमती कपड़े और ये सब ऐशो आराम के सामान आपको इतने अजीज़ हैं कि इसकी खातिर आप अपने ज़मीर को फ़रोख्त कर सकते हैं। तो क्या मैं अकेला ही इन सब को इस्तेमाल करता हूँ? क्या तुम्हारे आराम के लिए मैं ये सब नहीं करता? उन्होंने गरज कर कहा, मुझे इन सब की कोई ज़रूरत नहीं। और वो उठकर अंदर कमरे में चली गई। कुछ लम्हा तक मबहूत से राधे श्याम वहीं बैठे रहे और फिर वो हंसे और ज़ेरे लब उन्होंने कहा, बेवकूफ़ और फिर औरत। और बेजारी से सिर हिलाकर वो उठे और बाहर चले गए। कानून नमक को तोड़ दो, कानून नमक को तोड़ दो, कानून नमक को तोड़ दो। और फिर लंगोटी वाले की जय और वंदे मातरम। पंडित राधे श्याम बाजार के कोने में खड़े जुलूस देख रहे थे। जो जो जुलूस गुजरता जाता लोग दुकानों से उठकर काम छोड़कर उसके साथ शामिल होते जाते। मर्दों औरतों का एक बेपनाह हुजूम था। जो जो जुलूस गुजरता जाता लोग दुकानों से उठकर काम छोड़कर उसके साथ शामिल होते जाते। मर्दों औरतों का एक बेपनाह हुजूम था। एक समुंदर था कि बहता बहाता चला जा रहा था। सबसे आगे बाल भारत सभा के लड़के थे, मासूमियत के नन्हे उतार छोटे छोटे झंडे लिए कानून नमक तोड़ दो के नारे लगाते जा रहे थे। उनके चेहरे जोश की वजह से सुर्ख हो रहे थे और उन पर एक जलाल बरस रहा था। थकावट की उन्हें परवाह न थी, धूल की या धूप की उन्हें फिक्र न थी। बस एक ही धुन थी कि जब उनका नायक ऊंची आवाज़ में कहे कानून नमक तो वो उछलकर झंडियाँ हिलाकर उससे भी ऊंची आवाज़ में नारा लगाएं, तोड़ दो। वहीं खड़े खड़े राधे श्याम ने महसूस किया जैसे उनका भी दिल एक मासूम बच्चे के कालिब में चला गया है और वो उन बच्चों के साथ इस अफसानी समुंदर में लहरों सा बहा जा रहा है। तभी वो चौंक पड़े। एक टोली की आगे आगे एक शख्स बेतरह उछल रहा था। चेहरा जोश से सुर्ख था। सर के बालों की, कमीज के गिरेबान या आस्तीनों की उसे कुछ भी चिंता न थी। जुनूनियों की तरह वो उछल कर और बार बार वो सामने खला में इशारा करके कहता था, ओह की आया। और सारी की सारी टोली चिल्ला उठती, इनकलाब। और ये शख्स मशहूर शहर का मशहूर वकील था, MA LLB। पंडित जी के सारे जिस्म में सनसनी दौड़ गई और उनके रोंगटे खड़े हो गए और वो दूर तक उसे देखते रहे, उछल उछल कर यही नारा लगाते देखते रहे। जब वो चौंके तो फिजा में लेडी वॉलंटियरों का गीत गूंज रहा था और बाजारों की छतों पर बैठी हुई औरतें उनकी आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाकर गाने लगी थीं, असी चीन लवांगे कानून नमक मुंह तोड़ के, असी चीन। पंडित जी की आंखें खुली की खुली रह गईं। सबसे आगे आगे हाथ में कौमी झंडा उठाए कमला उनकी अपनी बीवी गा रही थी, असी छीन लवांगे। और सब उसकी आवाज़ में आवाज़ मिलाकर गा रही थीं, कानून नमक मुंह तोड़ के। ख़वातीन का जुलूस गुजर गया। उसके बाद शहर के सरकर्दा लीडर नमक बनाने का सामान उठाए चले आ रहे थे। छतों से और दुकानों से उन पर फूलों की बारिश हो रही थी। उनके चेहरे मामूल से दुगने मालूम होते थे और उनके बाद हज़ारों का हुजूम जैसे बहता हुआ चला जा रहा था। पंडित जी अपनी जगह से उतरे और हुजूम में शामिल हो गए। तभी किसी ने ज़ोर से नारा लगाया, कानून नमक को। सब बोले, तोड़ दो। हुजूम की इस आवाज़ में पंडित राधे श्याम की आवाज़ भी शामिल थी, लेकिन ये आवाज़ मुख्तलिफ नहीं थी। अपने भाइयों की आवाज़ से हम आहंग एक आवाज़। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। इसी तरह की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगली नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।